ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज 23 फरवरी है और अभी अभी जस्ट मैं आर्टिकल 370 फिल्म देखकर घर पर आया हूं। दोपहर के ठीक 2 बज रहे हैं। बाकी सब बातें बाद में। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं सब कुछ छोड़ दीजिए और अभी के अभी तुरंत या फिर ये वीडियो समाप्त होने के बाद में आर्टिकल 370 फिल्म के टिकट्स बुक कर लीजिए। किसी भी कीमत पर आप इस फिल्म को मिस नहीं कर सकते और ये थिएटर में ही देखने जैसी फिल्म है, थिएटर में ही एक्सपीरियंस लेने जैसी फिल्म है और वो भी पूरे के पूरे परिवार के साथ में ही इस फिल्म को आप देखना, अवश्य देखना। मतलब मैं क्या देख कर आया हूँ ना, बहुत कुछ बताना है आप सब मित्रों के साथ में, बहुत सारी बातें करनी है। और हाँ, साथ में ही बॉलीवुड, हाँ, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि सबसे भयानक फॉर्म कौन सा है टेररिज्म का? बौद्धिक आतंकवाद, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। और ऐसे बौद्धिक आतंकवाद का गढ़ रहा है हमेशा से ही बॉलीवुड। और उस बौद्धिक आतंकवाद को ये फिल्म पूर्ण रूप से ध्वस्त करती है। कैसे करती है? बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूं आज। और साथ में ही बॉलीवुड की उस प्रोपेगेंडा में साथ देने वाला जो एक पूरा क्रिटिक्स माफिया का पूरा एक जो नेटवर्क है ना हमारे देश में, क्रिटिक्स माफिया का, चाहे वो बहुत सारे वोक लिबरल एलिट क्रिटिक्स वगैरह, उन क्रिटिक्स माफिया के नेटवर्क को भी इस फिल्म ने ध्वस्त किया है। वीडियो पूरा अवश्य देखना, बहुत सारी बातें आज इस वीडियो में होने वाली है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नया रिव्यू अपलोड करूँ तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज के हमारे इस वीडियो पर कम से कम 15,000 लाइक्स तो आने ही चाहिए। अब फिल्म के बारे में बात करूँ उससे पहले कुछ ट्वीट्स, आर्टिकल्स वगैरह मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से पढ़कर बताता हूँ। वो क्या है ना, बहुत सारी बातें हमारे स्मरण से निकल जाती है, स्मृति में रहती नहीं है, तो बार बार उन बातों को याद कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ब्रेकिंग, बुरहान वानी, हिजबुल कमांडर, सन ऑफ स्कूल हेडमास्टर who used social media as weapon of war, killed in Anantnag. Big story. When Bhagat Singh was hanged, how did the British newspapers describe him? एज अ पोस्टर बॉय। राजदीप सरदेसाई का ये ट्वीट था। शेम ऑन द एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ बुरहान वानी। किसने उजाड़ा ये चमन, किसने लगाई आग गुलशन में, हर तरफ है हिंसा, मौत और नफरत, क्या बस इतना है बाकी आदम की फितरत में। ये तो मैंने कुछ 4-5 ऐसे कुछ ट्वीट्स, आर्टिकल्स वगैरह बताए। ये सब आर्टिकल, ये सब ट्वीट्स वगैरह कब के हैं? पोस्ट ट्वीट्स जो भी है, जब आतंकवादी बुरहान वानी को सेना ने मार गिराया था, उसके बाद में बुरहान वानी के प्रति पूरा सिंपैथी बनाने का काम किया जा रहा था देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस के बड़े बड़े पत्रकारों के द्वारा। और ये तो मैंने जस्ट अभी ऊपर से जो कुछ 4-5 मिले वो मैंने आपको बताए हैं। आप ढूंढने बैठ जाएंगे तो भाई सैकड़ों ट्वीट्स और सैकड़ों पोस्ट्स आपको मिल जाएंगी उस समय की। और ये केवल बुरहान वानी की बात नहीं है। 2015 के बाद में मोदी सरकार ने जब सेना के हाथों को खुला किया, उसके बाद में अलग अलग कई सारे आतंकवादियों को जो मार गिराया गया ना, तो हर समय इसी प्रकार से सिंपैथी पैदा करने का प्रयास किया गया। कोई गरीब स्कूल हेडमास्टर का बेटा है, कोई धोनी का फैन है, कोई रील बनाता था, कोई तो सॉफ्ट स्पोकन हम्बल था, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें और ट्वीट्स वगैरह बहुत सारे हमने उस समय देखे। और उसके बाद में पुलवामा आतंकवादी हमला जब हुआ, हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद में याद करना, कुछ मैं आपको पढ़कर बताता हूं। देखिए, पुलवामा बॉम्बर आदिल अहमद दार बिकम टेररिस्ट आफ्टर ही वाज बीटन बाय ट्रूप्स। सेना ने कुछ थप्पड़ वगैरह मारा था आदिल अहमद दार को, इस कारण से वो आतंकवादी बन गया। जस्टिफिकेशन देख रहे हो आप? केवल यही नहीं, आदिल अहमद दार को धोनी का फैन वगैरह कहा गया था। और हद तो तब हो गई थी, हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए उसके बाद में हमारे देश की जितने भी वामपंथी, वोक्स, लिबरल्स वगैरह है ना, वो लिटरली सेलिब्रेट कर रहे थे। हाँ, जश्न मना रहे थे भाई। याद है आपको हैशटैग हाउस द जैश, ये हैशटैग चलाया गया था। जैश ए मोहम्मद ने आतंकवादी हमला किया था ना, तो हाउस द जैश ये हैशटैग चलाया गया था। सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई हुई थी, कईयों को सस्पेंड कर दिया गया था। राष्ट्रवादियों ने देखिए मुहिम चलाई थी उस समय, जो भी सेलिब्रेट कर रहे थे उनको रिपोर्ट किया जा रहा था, कईयों पर कार्रवाई हुई, कईयों को सस्पेंड किया गया था। बाकी सब छोड़ दीजिए, एनडीटीवी की डिप्टी न्यूज़ एडिटर, उसने भी हैशटैग हाउस द जैश के साथ में पोस्ट की थी। एनडीटीवी ने उपकार करके 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया था उसे। भाई कितना कोई, मतलब हम देखें ना, भूल जाते हैं ना ये सब, अभी की 4-5 वर्ष पहले की तो ये सारी बातें हैं। केवल यही नहीं,
9 फरवरी को अफजल गुरु की बरसी मनाई जाती थी। देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पोस्टर्स, बैनर्स और क्या इवेंट होते थे भाई, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े इवेंट्स। 9 फरवरी को अफजल गुरु की बरसी, 11 फरवरी को मकबूल भट्ट को ये याद करेंगे। और 9 फरवरी को अफजल गुरु की बरसी मनाते समय क्या क्या नारे लगाए जाते थे? अफजल हम शर्मिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी वगैरह। और उन नारों के समर्थन में हमारे देश के तथाकथित सेक्युलर पत्रकार बड़े अपनी स्क्रीन काली कर लेते थे। उन्हीं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में भारतीय सेना कैसे रेप करती है, ये सब कुछ झूठी बातें बच्चों के दिमाग में डाली जाती थी। बड़े बड़े सेमिनार्स रखे जाते थे, बड़े बड़े इवेंट्स किए जाते थे, और ये वामपंथी प्रोफेसर्स बच्चों के, युवाओं के, छात्रों के दिमाग में ये सारी बातें, झूठी बातें डालते थे। और इन सारे ऐसे वामपंथियों को, लेफ्टिस्टों को, कम्युनिस्टों को ताकत सबसे ज़्यादा 2004 से 14 के बीच में दी गई थी। और उसी समय आप याद करना, 2004 के बाद में 2006 से लेकर के 11-12 के बीच में हमारे कई सारे सेना के अधिकारियों पर कोर्ट मार्शल्स वगैरह हुए थे। कर्नल पुरोहित जी के साथ में जो हुआ उसे हम कैसे भूल सकते हैं? कैसे कैसे षड्यंत्र उस समय हुए थे। कर्नल पुरोहित जी, असीमानंद जी, साध्वी प्रज्ञा जी, कैसे झूठे झूठे आरोप लगाकर फंसाया गया था, कैसी अनगिनत यातनाएं दी गई थी। मतलब कई सारे ऐसे अचानक से रिपोर्ट्स, न्यूज़ वगैरह निकल कर सामने आई थी, और फिर उनको जस्टिफिकेशन देने के लिए या कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कि भाई भारतीय सेना कश्मीर में अत्याचार करती है, उन बातों को वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए शौर्य जैसी फिल्में बनाई गई थी, हैदर जैसी फिल्में बनाई गई थी। शौर्य में तो वो शाहरुख खान वगैरह, उसका वॉइस ओवर भी था, पता नहीं क्यों वॉइस ओवर दिया था, मुझे तो अभी भी पता नहीं है, पर ऐसी फिल्में बनाई गई थी। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को स्प्रेड किया गया था, और इन फिल्मों को, हैदर जैसी फिल्मों को ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करती है, उसके डायरेक्टर को ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करती है। देख लेना, ये जो एलिट क्रिटिक्स वगैरह जो कुछ भी, ये पूरा इनका नेटवर्क है, कभी भी इनसे पूछ लो सबसे पसंदीदा डायरेक्टर कौन सा है, तो इन्हीं प्रोपेगेंडा फिल्मों को ये सबसे ज़्यादा प्रमोट करेंगे, उन्हीं डायरेक्टर्स को ये प्रमोट करेंगे। पूरा एक इकोसिस्टम ऐसा बना करके रखा है कि हम इन कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी स्प्रेड करेंगे, और उन्हीं फिल्म मेकर्स को सबसे ज़्यादा तुम्हारे मुंह पर सेलिब्रेट करेंगे देश में, और ऊपर से विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ऊपर से कहेंगे कि कितने पोलराइजिंग टाइम में हम जी रहे हैं। देख रहे हो पूरा एक कैसा क्रिटिक्स माफिया का ये पूरा नेटवर्क। पर मैं इतना अवश्य कहूँगा, मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि बॉलीवुड हमेशा से ही एक प्रकार से बौद्धिक आतंकवाद का अड्डा रहा है, और दुनिया में आतंकवाद का सबसे भयानक फॉर्म, सबसे भयानक रूप अगर कोई है तो वो बौद्धिक आतंकवाद ही है। और इंडस्ट्री पर हमेशा से, मैं इंडस्ट्री में जो सामान्य कोई काम कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, पर जो कंट्रोल करते हैं उनमें से अधिकतर लोग इसी इंटेलेक्चुअल टेररिज्म को एक प्रकार से प्रमोट करते हैं, जाने या अनजाने में, मुझे नहीं पता, परंतु करते हैं। और अनजाने में या जाने पता नहीं, पर कई सारे जो क्रिटिक्स वगैरह है वो भी इसी प्रोपेगेंडा को पुश करते हैं, सिर्फ प्रमोट करते हैं उस नैरेटिव पर। और दूसरी तरफ अगर रियल सच्चाई, फैक्ट्स रखने वाली कोई आर्टिकल 370 या फिर द कश्मीर फाइल्स वगैरह या द केरला स्टोरी जैसी फिल्म आती है, तो उस पर ये पूरा इकोसिस्टम चुप्पी बना करके रखेगा। पर हाँ, फाइटर जैसी एक बहुत ही थर्ड क्लास घिनौनी फिल्म जिसमें राष्ट्रवाद का भद्दे से भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया गया था, उस फिल्म को ये अवश्य प्रमोट करने के लिए उछल उछल कर सामने आएंगे। देख लीजिए ये कैसा इकोसिस्टम है, कैसे काम करे, ये सब हमारे आंखों के सामने की बातें हैं। चलिए, तो ये जो मैंने शुरुआत में बुरहान वानी को मार गिराए जाने के बाद में जो कई सारे पत्रकारों के ट्वीट्स वगैरह, या पुलवामा आतंकवादी हमला होने के बाद में आदिल अहमद दार को कैसे जस्टिफाई किया गया था, या फिर कैसे हाउस द जैश हैशटैग चलाए गए थे, कैसे सेलिब्रेट किया गया था वगैरह, तो ये सब कुछ मैंने क्यों बताया? क्योंकि इन सब बातों को आर्टिकल 370 फिल्म में एक्सपोज किया गया है। एक्सपोज किया गया है। वैसे तो ये लिबरल्स, वामपंथी, वो तो अपने आप को छुपाते भी नहीं, क्योंकि मुखोटा भी उन्होंने उड़ा हुआ नहीं होता, वो तो खुलकर अपनी बातें हमेशा से करते आए हैं, तो उनको तो क्या एक्सपोज करना, वो तो खुद ही एक्सपोज है। पर कई लोगों के आंखों पर अगर अभी भी पर्दे होंगी तो वो पर्दे हटाने का काम आर्टिकल 370 ये फिल्म करेगी, ऐसा मुझे लगता है। और इस फिल्म की शुरुआत, आर्टिकल 370 की शुरुआत ही बुरहान वानी को मार गिराए जाने से होती है। और उसके बाद में याकूब शेख करके कैरेक्टर है फिल्म में, जिसको अलगाववादी दिखाया है। वो अलगाववादी फिल्म की शुरुआत में ही कहता है, बुरहान वानी को जब मार गिराया ना सेना ने, उसके बाद में वो कहता है कि अब इस चिंगारी को हमें आग बनाना है। और उस चिंगारी को आग बनाने के लिए फिर किस प्रकार से पत्थरबाजी, सेना पर पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़, अनरेस्ट, अनार्की, अराजकता, ये सब कुछ हुआ। और फिर उसमें ये पूरा हमारे लेफ्ट का इकोसिस्टम कैसे उसका समर्थन में वो सामने आ जाता था।
आया था, आ जाता था क्या, आया था उस समय, वो सारी बातें आर्टिकल 370 की शुरुआत में ही उन्होंने दिखाई है। एक पत्रकार का भी कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है जो वामपंथी पत्रकारों को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। अब ये अनरेस्ट या फिर ये चिंगारी को आग बनाने का प्रयास कैसे हुआ, इसकी कई सारी अलग अलग घटनाएं, उस समय हमारी एनआईए, भारतीय सेना क्या क्या कर रही थी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या क्या कर रही थी, पीएमओ से कैसे उन्हें सब कुछ बातें हो रही थी, करवाई जा रही थी, ये सब कुछ फिल्म में उन्होंने दिखाया है। और जो मैंने मीडिया की बात की ना, बुरहान वानी को मार गिराए जाने के बाद में, उसके बाद आपने देखा, आपको याद होगा बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस ने बुरहान वानी के परिवार से जाकर के इंटरव्यूज वगैरह लिए थे। ये क्लिप देखिए। बुरहान का ही नहीं है, ये सबों का मकसद है, आपका भी, हमारा भी, क्योंकि जो हालात हैं इंडिया के, मुसलमानों की अत्याचार हो जाता है। हम ये चला गया यहाँ से ट्रक ड्राइवर, वहाँ से उसको मारा, क्यों ये मुसलमान है, ये कश्मीरी है, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो इस जुल्म से आप भी जो हमारा हलाल एक है, हम कुर्बान करते हैं, उस पर पाबंदी लगती है। और आप एक बाप भी हैं जी, बुरहान के बाप जी, तो इस बात से तकलीफ तो होती होगी कि मेरा बेटा गोली से मरेगा। हाँ, थोड़ा सी तकलीफ होती है, लेकिन फिर इस्लाम हमें याद दिलाता है कि पहले खुदा फिर बेटा, पहले कुरान फिर बेटा, पहले। अब देखिए, आर्टिकल 370 की जो मेकर्स है उन्होंने बहुत बारीकी से इस विषय पर रिसर्च की है। पिछले 7-8 वर्षों में जो भी घटनाएं हुई उनको बहुत सूक्ष्मता से एक एक करके उन्होंने फिल्म में दिखाया है। 2 घंटे और 40 मिनट की ये फिल्म है, पर विश्वास करिए एक सेकंड के लिए भी पलके तक झपकाने का मन नहीं करता। इतनी सारी बातें, इतनी सारी घटनाएं दिखाई गई है, और एक उसमें से एक सिंगल फैक्ट को भी कोई काउंटर नहीं कर सकता, इतना मुझे विश्वास है। उस समय महबूबा मुफ्ती के साथ में जो सरकार थी, उस सरकार को बनाने के पीछे का स्ट्रेटजी क्या थी, आपने देखा होगा। बहुत सारे वामपंथी लेफ्टिस्ट वगैरह टोंट मारते रहते हैं महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बनाने को वगैरह लेकर। इस फिल्म में उन सब बातों को करारा जवाब दिया गया है। तो महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार, उसके बाद में अचानक से गठबंधन को तोड़कर सरकार को गिराया जाना, फिर वहाँ पर गवर्नर्स रूल लगाया जाना, फिर एनआईए के हाथ में कश्मीर को पूर्ण रूप से सौंप देना, जो टेरर का फंडिंग नेटवर्क है, पैसों का नेटवर्क, उस नेटवर्क को कैसे ध्वस्त किया गया, उनकी फंडिंग को कैसे रोका गया। उसके बाद में फिर जो भी है गवर्नर्स रूल में प्रयास हुए थे फिर से सरकार बनने के, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने फिर से सरकार बनाने का भी प्रयास किया था, पर उस समय कैसे गवर्नर ऑफिस तक उनका फैक्स तक नहीं गया था। कैसे पूरा सिस्टमैटिक वे में प्लानिंग की गई थी, सरकार बनाने से लेकर के गिराना, उसके बाद में गवर्नर्स रूल, एनआईए के हाथ में पूरे के पूरे कश्मीर को सौंपा जाना, फिर जो भी फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती वगैरह या उमर अब्दुल्ला, उनको कैसे नज़रबंद किया गया था, घर में ही कैद किया गया था। फिर गवर्नर्स ऑफिस में वो कुछ फैक्स वगैरह भेजने का प्रयास, तो वो भी कैसे नहीं हो पाया था। इसके लिए पूरी सिस्टमैटिक वे में कैसे पीछे से प्लानिंग हुई थी, उन सब छोटी से छोटी बातों को इसमें दिखाया गया है। फिर राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में क्या क्या हुआ, सारी घटनाओं को इसमें दिखाया है। और इतनी बारीकी से रिसर्च की गई है ना कि जिस दिन 5 और 6 अगस्त को धारा 370 को हटाया जाना था, उस समय पीएमओ में क्या प्लानिंग चल रही थी, और उसके साथ में ही ग्राउंड लेवल पर, ज़मीन पर कोई उपद्रव ना कर पाए, कोई बम धमाका हो या आतंकी हमला हो, तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है। ऐसे सैकड़ों अलग अलग जो कारण हो सकते हैं जिनके कारण कुछ डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो सकता है, उस एक एक बात को बहुत सूक्ष्मता से उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। मतलब कितनी डीप रिसर्च की इस फिल्म के मेकर्स ने, वो देख करके मुझे तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती का जो कैरेक्टर है उसको परवीना अंद्राबी ऐसा नाम दिया है, और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जैसा दिखने वाला जो कैरेक्टर है या उमर अब्दुल्ला, उन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही कैरेक्टर दिखाया है, सलाउद्दीन जलाल साहब उसका नाम है। और अलगाववादी याकूब शेख उसको दिखाया है, यासिन मलिक ही शायद उसको ही याकूब शेख उन्होंने कहा है। एक टेरर फंडिंग करने वाला भी है, अब्दाली उसका नाम है, जो टेरर फंडिंग करता था। और एक जाकिर नाइकू करके हैं जो एक मुख्य आतंकवादी हिजबुल का, उसको दिखाया था बुरहान के बाद में, जो वहाँ पर लोगों को भड़काने का, जिहाद के लिए प्रयास कर रहा था, तो उसका भी जाकिर नाइकू एक नाम है। और जो आसिया अंद्राबी आपने अगर देखा होगा,
तो उसके भी कई सारे वीडियोस वगैरह 6-7 साल वर्ष पहले वायरल होते थे सोशल मीडिया पर। आप में से कई सारे मित्रों ने आसिया अंद्राबी के वीडियोस देखे होंगे। तो उसको भी रिप्रेजेंट करने वाला एक कैरेक्टर फिल्म में उन्होंने दिखाया है। इसके साथ ही धारा 370 के कारण कश्मीर में जो शेड्यूल कास्ट है वे कैसे हमेशा उन्हें सफाई कर्मचारी ही बनना पड़ता था, कैसे उनको एक प्रकार से बांध कर रखा गया था धारा 370 के कारण, इस बात को भी फिल्म में बताया गया है। यामी गौतम का जो कैरेक्टर है वो बताती है कि उनका एक क्लासमेट था जिसका शिवम कुमार नाम था, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था, परंतु फिर भी उसे सफाई कर्मचारी बनना पड़ा। तो इस बात का भी अलग से उल्लेख है। अब फिल्म के बिल्कुल एंडिंग में राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ वो सब भी उन्होंने दिखाया है। अब वहाँ पर अधीर रंजन उनको रिप्रेजेंट करने वाला एक कैरेक्टर है। हालांकि वो पात्र फिल्म में बहुत सेंसिबल दिखाया है। रियलिटी में मैंने जब भी अधीर रंजन उनको बोलते हुए सुना है तो वो बड़ी ही बचकानी सी बातें करते हुए ही मैंने देखा है। पर चलिए, तो वो भी बातें काफ़ी, वो जो डिस्कशन वगैरह उस समय राज्यसभा में हुआ था उसके पीछे जो कुछ भी डीप रिसर्च की गई थी, कई सारे कानून के न्याय के जो विशेषज्ञ थे जिनको बहुत सारी जानकारी थी, तो कौन से वर्ष में, तो 1954 में, 58 में, 57 में, 65 में क्या क्या निर्णय लिए गए थे, कैसे कई सारे कुछ सेक्शंस को हटा दिया गया था ताकि बाद में धारा 370 ना हट सके, हमेशा ये समस्या बनी रहे, उसके लिए उस समय से कैसे प्रावधान किया हुआ था, वो सारी बातें भी इस फिल्म में उनको एक्सपोज किया गया है। और इन बातों को कोई भी खारिज नहीं कर सकता। इस फिल्म में दिखाए गए एक फैक्ट को भी कोई भी गलत सिद्ध नहीं कर सकता। तो ये सब कुछ डीप डिस्कशन, रिसर्च हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। और आप याद करिए 5 अगस्त 2020 को जब पूरा देश खुशियां मना रहा था, उस समय बॉलीवुड के कई सारे तथाकथित एक्टर्स, एक्ट्रेसेस वगैरह, तथाकथित फिल्म मेकर्स वगैरह वो क्या कर रहे थे, कश्मीर सीज डे मना रहे थे। कश्मीर सीज डे टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में कुछ ऐड वगैरह, बैनर वगैरह उन्होंने लगवाया था कश्मीर बंधक दिवस, कश्मीर सीज डे का, और उस वीडियो को, ट्वीट को रीट्वीट वगैरह कर रहे थे कुछ बॉलीवुड के लोग। और बाकी इन्होंने तो क्या हो हल्ला मचाया हुआ था वो तो हमें याद ही है, इंटरनेट बंद है, ये वो। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर इन्होंने कभी बातें नहीं की, पर इंटरनेट बंद को लेकर के कैसा पूरा हल्ला मचाया गया था लेफ्ट के इकोसिस्टम के द्वारा, याद करिए। उसमें बॉलीवुड भी सबसे प्रमुखतः से आगे ही था। हालांकि अभी जब देश में वातावरण बदल गया है तो अभी ना चाहते हुए भी इन्हें राम मंदिर में भी आना पड़ रहा है और चुप्पी बनाकर बैठना पड़ रहा है। नहीं तो 3-4 वर्ष पहले तक याद करिए, हाँ क्या मतलब अपने आप को ऐसा कुछ समझते थे। सीए विरोध के नाम पर जब देश को जलाया जा रहा था तब सड़कों पर क्या उतर रहे थे और आग में घी क्या डालने का काम कर रहे थे, दिल्ली पुलिस को ही कैसे घेरने का काम कर रहे थे। देख मतलब सभी, लगभग सभी उस समय, तो भाई शायद कोई इक्का दुक्का छुटा होगा बॉलीवुड में से, सारे के सारे बॉलीवुड वाले किस साइड में खड़े थे उस समय जब सीए विरोध के नाम पर देश को जलाया गया था, अच्छे से याद है। पर अभी जब देश ने इनको उत्तर देना शुरू किया तो अभी बस बाहर से दिखावे के लिए कुछ लोग चुप हो गए हैं और कुछ दिखावे के लिए मंदिर मंदिर भी जा रहे हैं। पर ये सारा दिखावा देश देख रहा है इनका। लोग भूलेंगे नहीं इन सब बातों को जो इस इंडस्ट्री ने किया हुआ है, इस देश की सभ्यता के साथ में, इस देश के साथ में, वो कभी भी भूलेगा नहीं ये देश। दोस्तों, बॉलीवुड की मेन लॉबी से अलग हटकर आर्टिकल 370 जैसी फिल्म का बनना ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म है। फाइटर जैसी थर्ड क्लास, घटिया, बहुत ही भद्दी, जिसमें राष्ट्रवाद का भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया गया था, उस फिल्म के मेकर्स को या उसको सपोर्ट करने वालों को कम से कम देखना चाहिए कि फिल्म मेकिंग क्या होती है। वो आर्टिकल 370 हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फिल्म। और बाकी अमित शाह जी की भूमिका जिन्होंने निभाई है उसको लेकर सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स वगैरह आपने देखे होंगे कि उतना बढ़िया नहीं लग रहा परफॉर्मेंस। मैंने भी ट्रेलर रिव्यू में ये बात की थी, पर आज जब मैंने फिल्म को देखा तो फिल्म देखते समय मुझे वो बात याद भी नहीं आई, मैं सच कहता हूँ। हाँ, ट्रेलर में अलग से जब वो उतना क्लिप उन्होंने डाली तब वो हमें थोड़ा सा ऑड लगता है, पर फिल्म में आज जब मैं पूरा वो फ्लो में परफॉर्मेंस देख रहा था ना, तो मुझे उस बात याद भी नहीं आई। बाद में जब निकल कर आया तब मुझे लगा कि यार परफॉर्मेंस तो सही दिया है उन्होंने। हाँ, और बेटर हो सकता था, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये तो पक्की बात है। परंतु ये फिल्म इतनी ज़्यादा बढ़िया बनी हुई है, इतनी बढ़िया है कि बाकी वो सब एक थोड़ी सी कुछ इक्का दुक्का सेकंड के लिए आई हुई बातें वो याद भी नहीं रहती। सच में कहता हूँ, इतनी ज़्यादा बढ़िया ये फिल्म है।
मैं आर्टिकल 370 को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आधा स्टार भी मैंने बस वो अमित शाह जी की भूमिका जिन्होंने निभाई है उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था, उस कारण से मैंने कम किया है। बाकी तो फिल्म में कमी निकालने जैसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। बाकी हाँ, फिल्म को थिएटर में ही देखना, मिस बिल्कुल भी मत करना। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल पूरे के पूरे परिवार के साथ में ही आपको इस फिल्म को देखना चाहिए। और जब भी आप फिल्म देखेंगे तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।